नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 11 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस के माध्यम से CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपने CPCT एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करते हैं। निम्नलिखित में से किस जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करते हैं। यह क्वेश्चन कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित है और यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित कई और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर किया करें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हम समझते हैं पढ़ते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर आपको हम कई क्वेश्चन और भी एक्सप्लेन करते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित कई और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करते हैं। यह कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशन होती हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल अभी तक 5 जनरेशन है, 5, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। आपको पांचों जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी याद होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वह थी वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से आईसी यूज होने लगी, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा, और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर हैं वह VLSI टेक्निक पर वर्क करते हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं यह ULSI टेक्निक पर वर्क करते हैं, और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में आईसी का यूज किया जाने लगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, और यह माइक्रो प्रोसेसर VLSI टेक्निक पर वर्क करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर ULSI और AI टेक्निक पर आधारित हैं। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, किस जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करते हैं। वह होते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5th जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्लैंक स्विचिंग टेक्निक पर वर्क करता है। इंटरनेट ब्लैंक स्विचिंग टेक्निक पर वर्क करता है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट में किस स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। इंटरनेट पर पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है, पैकेट स्विचिंग का। जब हम इंटरनेट पर कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं, तो उस फाइल को स्मॉल साइज के पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। यह कहलाते हैं डेटा के पैकेट। मतलब इंटरनेट पर जब भी किसी
फाइल को शेयर किया जाता है, डेटा को शेयर किया जाता है, तो उस फाइल को मल्टीपल स्मॉल साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यह पार्ट कहलाते हैं डेटा पैकेट। इसके बाद एक एक पैकेट को ट्रांसफर किया जाता है। तो जो इंटरनेट है इसमें पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग टेक्निक पर वर्क करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है? एमएस वर्ड फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है और एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज टॉपिक से संबंधित है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है? एमएस वर्ड में जो फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन होता है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। एमएस वर्ड में जो फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है, तो हो सकती है मैक्सिमम 1638 तक। एमएस वर्ड में हम फॉन्ट साइज को अधिकतम 1638 तक बढ़ा सकते हैं और न्यूनतम मतलब सबसे कम 1 तक कर सकते हैं। मिनिमम हो जाती है 1 तक और मैक्सिमम हो जाती है 1638 तक। लेकिन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें मिनिमम होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। आपसे पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11 होती है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। और यदि फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ाना है, सिंगल पॉइंट से इंक्रीज करना है, तो कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट यूज किया जाता है। और यदि फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से घटाना है, डिक्रीज करना है, तो कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट यूज किया जाता है। यहां पर हमने फॉन्ट साइज टॉपिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ तैयार करे। यह सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर भी 10 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इन सबको नोट जरूर किया करें, क्योंकि आपके पेपर में हो सकता है फॉन्ट साइज का यह क्वेश्चन ना आए जो आपको अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमने जितने क्वेश्चन समझे इनमें से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर किया करें। यहां पर हमने फॉन्ट साइज से संबंधित कई इंफॉर्मेशन को, कई टॉपिक को जाना। अब हम इन सबको एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 11। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। यह कहलाता है फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। एमएस वर्ड के फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। लेकिन आपसे यदि ऐसा पूछा जाता है एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम हम कर सकते हैं फॉन्ट साइज को 1638 तक। 1638 तक फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है। इससे ज्यादा फॉन्ट साइज नहीं हो सकती है। और मिनिमम हम कर सकते हैं इसको 1 तक। मिनिमम कर सकते हैं 1 तक और मैक्सिमम कर सकते हैं 1638 तक। और यदि फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से बढ़ाना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से घटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। और यदि फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ाना है, एक एक पॉइंट से बढ़ाना है, तो कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट यूज किया जाता है। और फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से घटाने के लिए कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट यूज किया जाता है। यहां पर हमने फॉन्ट साइज से संबंधित कई क्वेश्चन तैयार कर लिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में
मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? SMS जो कि आप मोबाइल में यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल निम्न में से क्या है? MS एक्सेल निम्न में से क्या है? हमें एक सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है MS एक्सेल और हमसे पूछा गया है MS एक्सेल निम्न में से क्या है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि MS एक्सेल इनमें से क्या है। ग्राफिक्स प्रोग्राम है क्या? ग्राफिक्स को बनाने के लिए यूज होता है, या वर्ड प्रोसेसर है, या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या फिर प्रेजेंटेशन है। तो जो MS एक्सेल होता है, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट, यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोला जाता है MS एक्सेल को। ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देते हैं, डेटा पर कैलकुलेशन करने की सुविधा देते हैं, वह कहलाते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहलाता है MS वर्ड और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है पावर पॉइंट। ग्राफिक्स प्रोग्राम में आ जाएगा पेंट ब्रश, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, यह सभी आ जाते हैं ग्राफिक्स प्रोग्राम में। तो MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU का कौन सा पार्ट ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है? CPU का कौन सा पार्ट, ऐड मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, डिवाइड मतलब भाग देना, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना और लॉजिकल ऑपरेशन मतलब तार्किक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है? यह क्वेश्चन CPU से संबंधित है। CPU से संबंधित, CPU जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। प्रोसेसर, हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसे कहा जाता है CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग भी कहा जाता है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है CPU का कौन सा पार्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करता है? वह होता है ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है CPU के कितने कंपोनेंट होते हैं? CPU के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ALU, एक होता है CU और एक होती है मेमोरी। जो हमारा CPU होता है, प्रोसेसर होता है, इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि सभी प्रकार के कैलकुलेशन करता है, लॉजिक को चेक करता है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो CPU या प्रोसेसर 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ALU। CPU के अंदर, प्रोसेसर के अंदर ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है जो कि सभी प्रकार के कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है और लॉजिक को चेक करती है। ALU CPU का पार्ट होता है, CU CPU का पार्ट होता है और रजिस्टर भी CPU का पार्ट होता है। रजिस्टर एक मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी साइज की मेमोरी होती है और सबसे अधिक फास्ट होती है। रजिस्टर एक मेमोरी का टाइप है
जो कि साइज में सबसे छोटी मेमोरी होती है और स्पीड में सबसे फास्ट मेमोरी होती है, यह मेमोरी सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होती है। मतलब सीपीयू का एक कंपोनेंट हो गया एएलयू, एक हो गया सीयू, एक हो गया रजिस्टर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी एएलयू। एक और क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है हमें। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एएलयू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेजेस को किस चीज का उपयोग करके विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है? वेब पेज को किस चीज का उपयोग करके विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है? यह क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित। वेब पेजेस को, वेब पेज मतलब होता है किसी वेबसाइट का पेज। कोई वेबसाइट जब बनती है तो उस वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट में कई वेब पेज होते हैं और प्रत्येक वेब पेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे कहा जाता है यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी वेबसाइट को बनाने में कई वेब पेज क्रिएट करने होते हैं, कई वेब पेज का कलेक्शन होती है वेबसाइट। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है और प्रत्येक वेब पेज को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यूआरएल का यूज किया जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेब पेज का एड्रेस होता है। और वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूआरएल। वेब पेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए यूआरएल का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में यदि हमने सेल में कोई कंटेंट भरा है, कंटेंट मतलब सेल में भरी गई जानकारी, उसको यदि हमें बोल्ड करना है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? यहां पर आपको एक साथ 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलने वाले हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपने मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए एक शॉर्टकट की पड़ी होगी, यूज करी होगी Ctrl+V, लेकिन वह तो हमें ऑप्शन में आंसर में दी ही नहीं गई है। मतलब एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए कोई और शॉर्टकट की भी यूज की जाती है। आपने एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में बोल्ड करने के लिए एक शॉर्टकट की पड़ी है Ctrl+V। इसी प्रकार से इटैलिक के लिए पड़ी है Ctrl+I। अंडरलाइन के लिए आपने शॉर्टकट की पड़ी है Ctrl+U। बोल्ड के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं, इटैलिक के लिए Ctrl+I का यूज करते हैं, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U का यूज करते हैं। यह शॉर्टकट की तो एक्सेल में यूज होती हैं, लेकिन यही काम हम किसी दूसरी शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और वही हमें आंसर में दी गई हैं। यदि आपको एक्सेल में सेल कंटेंट को बोल्ड करना है, बोल्ड, तो आप Ctrl+V का यूज तो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप Ctrl+2 का भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से इटैलिक करने के लिए आप Ctrl+I का यूज तो कर सकते हैं, साथ ही साथ Ctrl+3 का भी यूज कर सकते हैं। और अंडरलाइन करने के लिए आप Ctrl+U का तो यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ Ctrl+4 का भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एमएस एक्सेल में कंटेंट को स्ट्राइक थ्रो करने के लिए Ctrl+5 का यूज किया जाता है। मतलब यहां पर हमने एक साथ 7 शॉर्टकट की तैयार कर ली। 7 एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए Ctrl+V तो यूज होगा, Ctrl+2 भी यूज होगा। इसी प्रकार से इटैलिक करने के लिए Ctrl+I तो यूज होता है, साथ ही साथ Ctrl+3 भी यूज होगा। अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U तो यूज होगा, साथ ही साथ Ctrl+4 भी यूज होगा। यह हो गई 6 शॉर्टकट की। इसके अलावा एमएस एक्सेल में स्ट्राइक थ्रो करने के लिए, टेक्स्ट को सिंगल लाइन से स्ट्राइक करने के लिए
Ctrl+5 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है और Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, फॉर्मेट सेल का। तो यहां पर हमने एक साथ कई प्रकार के क्वेश्चन, कई प्रकार की शॉर्टकट की तैयार करी। अब हम इन सबको एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने कुछ डेटा, कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है सैंपल के लिए। अब हम इस पर सभी प्रकार की शॉर्टकट की को यूज करने वाले हैं। हमने अपने सेल्स को सिलेक्ट किया। यदि हमें इन सेल को बोल्ड करना है तो हम Ctrl+B का यूज तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं Ctrl+B से बोल्ड ऑन होता है, ऑफ भी होता है। यही काम आप Ctrl+2 से भी कर सकते हैं। Ctrl+2 से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। Ctrl+3 से इटैलिक कर सकते हैं और Ctrl+I से भी इटैलिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से Ctrl+4 से अंडरलाइन कर सकते हैं और Ctrl+U से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। और यदि हम Ctrl+5 को प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट सिंगल लाइन से स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। और यदि हम Ctrl+1 को प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहां पर हमने एमएस एक्सेल में एक साथ कई शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Ctrl+2 से एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट को बोल्ड किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? हमसे एक क्वेश्चन और एक्सेल से पूछा गया है, एमएस एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यह क्वेश्चन तो हमने आज की वीडियो में ही समझा। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर एक्सेल में जब हम कोई फाइल बनाते हैं, फाइल, तो उसे कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप फाइल का नाम होता है बुक1। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और वर्कबुक का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक1 होता है। और वर्कबुक का एक्सटेंशन होता है .xlsx। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx। तो एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। इसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1 और एक्सटेंशन होता है .xlsx। एमएस एक्सेल का जो पेज होता है, पेज को कहा जाता है वर्कशीट या सीट। वर्कशीट या सीट जिसका डिफॉल्ट नेम होता है शीट1। वर्कशीट या सीट एक्सेल का पेज होता है जिसका डिफॉल्ट नेम होता है शीट1। और एमएस एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट हमें प्रदान की जाती है। एमएस एक्सेल के जो भी नए वर्जन्स हैं उनमें जब हम कोई वर्कबुक बनाते हैं, एक्सेल की फाइल बनाते हैं, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट हमें दी जाती है। यहां पर हमने एक साथ कई प्रकार की इंफॉर्मेशन समझी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारी एक्सेल की फाइल है। फाइल का आप नाम देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या है? बुक1। एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1। और एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट जिसका डिफॉल्ट नेम होता है शीट1। और एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट हमें प्रदान की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से किसे नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है? निम्न में से किसे नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है और यहां पर भी आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलने वाले हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसे नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है? मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या होता है? यह आपसे पूछा जा सकता है। साइज में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क का नेटवर्क या साइज में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि एक साइज में सबसे बड़ी साइज का नेटवर्क होता है। इंटरनेट के अंदर मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। एक नेटवर्क क्या होता है? एक नेटवर्क कई कंप्यूटर का ग्रुप होता है। मल्टीपल कंप्यूटर के ग्रुप को कहते हैं नेटवर्क। लेकिन
नेटवर्क का जब नेटवर्क बनता है, मतलब कई नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है इंटरनेट। इंटरनेट एक वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। वैन नेटवर्क मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, साइज में सबसे बड़ा है, और इंटरनेट के अंदर कई प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क का नेटवर्क या साइज में सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि एक वैन नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि एक नेटवर्क है यहां पर इंट्रानेट। इंट्रानेट एक स्मॉल साइज का नेटवर्क होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है इंट्रानेट। और लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पैन नेटवर्क साइज में सबसे स्मॉल साइज का नेटवर्क होता है, सबसे स्मॉल साइज का नेटवर्क होता है पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में पेज ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पेज ब्रेक क्या होता है? एमएस वर्ड में यदि आपने एक पेज पर कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, कुछ इंफॉर्मेशन टाइप करी है, आप देख सकते हैं अभी हमारा एक पेज है जिस पर हमने फॉर एग्जाम्पल 4 लाइन टाइप करी हैं। अब यदि हमें अपने इस पेज की इंफॉर्मेशन को, कुछ इंफॉर्मेशन को या पूरी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर करना है, तो हम पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने कर्सर को 3rd लाइन पर रखा और उसके बाद हमने पेज ब्रेक ऑप्शन को यूज किया, तो जहां पर हमारा कर्सर था वहां से टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब पहले पेज पर अब केवल 2 लाइन बचेंगी और नीचे वाली 2 लाइन कहां आ जाएंगी? सेकंड पेज पर। यह कहलाता है पेज ब्रेक। मतलब एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा पेज पर ट्रांसफर करने के लिए पेज ब्रेक का यूज किया जाता है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+एंटर। कंट्रोल+एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है। पेज ब्रेक ऑप्शन लेआउट टैब में प्राप्त होता है। लेआउट टैब में, एमएस वर्ड के लेआउट टैब में ब्रेक ऑप्शन होता है। ब्रेक के अंदर होता है पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+एंटर। आप जिस लाइन पर कर्सर को रखेंगे और कंट्रोल+एंटर करेंगे, उस लाइन से आपका टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा पेज पर ट्रांसफर करने के लिए पेज ब्रेक का यूज किया जाता है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+एंटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट को राइट अलाइन करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? यदि आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट को राइट अलाइन करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में अलाइनमेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, अलाइनमेंट। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। आपको यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+L। दूसरा होता है राइट अलाइनमेंट, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+R। तीसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+E। और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+J। तो हमसे पूछा गया है यदि हमें टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? उसके लिए कंट्रोल+R का यूज किया जाएगा। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+L, राइट अलाइनमेंट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+R, सेंटर अलाइनमेंट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+E
और जस्टिफाई अलाइनमेंट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस पी तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस आर। एमएस वर्ड में यदि आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, 4 प्रकार के, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। चारों अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई अलाइनमेंट। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब अपने आप होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस आर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है? निम्न में से कौन एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है? यह क्वेश्चन कोडिंग से संबंधित है, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसे बनाने के लिए किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, वह एक टाइप की लैंग्वेज को दूसरे टाइप में बदलते हैं और यह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई प्रोग्राम बनाया है हाई लेवल लैंग्वेज में, हमें इसे बदलना है लो लेवल लैंग्वेज में, तो इसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का या लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज किया जाता है। 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक ही बार में या कंप्लीट प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? वह होता है कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर कैसे बदलता है? लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक लाइन को। जबकि असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर 3 होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, जबकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में रनिंग प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में रनिंग प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है और यहां पर आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में जो पेज यूज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट के पेज को कहा जाता है
स्लाइड। जब हम कोई प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं, उसको ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रेजेंटेशन को रन करना होता है। अभी आप यह जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं, यह भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको शो किया जा रहा है। हमने पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाया है और उसको हम रन कर रहे हैं। अभी हमारा प्रेजेंटेशन रनिंग कंडीशन में है। प्रेजेंटेशन को रन करना स्लाइड शो कहलाता है। स्लाइड शो, हमने जो स्लाइड बनाई हैं उनको शो करना मतलब प्रेजेंटेशन को रन करना। प्रेजेंटेशन को रन करने की दो शॉर्टकट की होती हैं। एक होती है F5 शॉर्टकट की, जो प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट स्लाइड से रन करता है, और एक शॉर्टकट की होती है Shift+F5। Shift+F5 से प्रेजेंटेशन को सिलेक्टेड स्लाइड से या करंट स्लाइड से रन किया जाता है। जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाया है उसको शुरुआत से, बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से रन करने के लिए शॉर्टकट की होती है F5, और प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने की शॉर्टकट की होती है Shift+F5। हमसे पूछा गया है प्रेजेंटेशन यदि रन हो रही है, उसको एंड करना है, खत्म करना है प्रेजेंटेशन को, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? उसके लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। एस्केप की के माध्यम से हम अपनी रनिंग प्रेजेंटेशन को एंड कर सकते हैं। तो हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को क्रिएट और ओपन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को क्रिएट और ओपन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। और लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। ओपन सोर्स है मतलब इसको बनाने में जो कोडिंग की गई है, जो प्रोग्रामिंग की गई है, उस कोड को हम देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। और लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स में वर्क करने के लिए कई प्रकार की कमांड यूज की जाती हैं। हमसे पूछा गया है लाइनेक्स में फाइल को क्रिएट करने के लिए और फाइल को ओपन करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? वह कमांड होती है कैट कमांड। कैट कमांड, कैट का फुल फॉर्म होता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट कैट कमांड लाइनेक्स में फाइल को क्रिएट करती है, फाइल को ओपन करती है और फाइल में टेक्स्ट को अपेंड करती है। फाइल को क्रिएट करती है, फाइल को ओपन करती है और फाइल में टेक्स्ट को अपेंड करती है। टेक्स्ट को अपेंड करने का मतलब होता है पहले से बनी हुई फाइल में एक्स्ट्रा टेक्स्ट को जोड़ देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको 2 कमांड और तैयार करनी है। सीडी का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए सीडी कमांड का यूज किया जाता है। और लाइनेक्स में डायरेक्टरी बनाने के लिए, फोल्डर बनाने के लिए mkdir कमांड का यूज किया जाता है। mkdir कॉपी कॉन लाइनेक्स की कमांड नहीं है, कॉपी कॉन डॉस की कमांड है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की। और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का यूज किया जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आइकन है, यदि आपको उसकी प्रॉपर्टी ओपन करनी है तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं।
एक तो आप उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कर सकते हैं माउस से, या फिर आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस एंटर को प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस एंटर से या माउस से राइट क्लिक करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन कर सकते हैं। और यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट को रीनेम करना है मतलब उसका नाम बदलना है, तो आप F2 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने से वह ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा, फाइल फोल्डर जो भी होगा वह ओपन हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। हमारे डेस्कटॉप पर कई प्रकार के आइकन हैं, कई प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। हमें जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को ओपन करना है, हम उस ऑब्जेक्ट को, उस आइकन को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस एंटर को प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्लस एंटर को प्रेस करने पर उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। यह काम आप माउस से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करने पर ऑब्जेक्ट कहां स्टोर हो जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करने पर ऑब्जेक्ट कहां स्टोर हो जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हो या कॉपी करते हो तो वह ऑब्जेक्ट कहां स्टोर हो जाता है? आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X और कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हो या कॉपी करते हो तो उसे पेस्ट करना होता है। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V का यूज किया जाता है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हो या कॉपी करते हो तो वह ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि कट या कॉपी होने वाले ऑब्जेक्ट को स्टोर करती है। तो क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कट या कॉपी किए जाने वाले ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लेता है। यदि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लिपबोर्ड को ओपन करना है तो आप विंडोज की के साथ V की को प्रेस करें। Windows+V से आप क्लिपबोर्ड को ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने विंडोज की के साथ V की को प्रेस किया तो हमारा विंडो 10 का क्लिपबोर्ड ओपन हो गया है। यहां पर हमने क्लिपबोर्ड को समझा जो कि कट या कॉपी होने वाले ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोर्ट को पैरेलल पोर्ट भी कहा जाता है? निम्न में से किस पोर्ट को पैरेलल पोर्ट भी कहा जाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित क्वेश्चन है, पोर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन है। पैरेलल पोर्ट किसे कहा जाता है? पैरेलल पोर्ट होता है LPT पोर्ट। LPT पोर्ट को कहा जाता है पैरेलल पोर्ट। LPT का फुल फॉर्म होता है लाइन प्रिंट टर्मिनल। लाइन प्रिंट टर्मिनल एक बड़ी साइज का पोर्ट होता है जिसका यूज जनरली प्रिंटर के साथ किया जाता है। प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए LPT पोर्ट का यूज किया जाता है। LPT का फुल फॉर्म होता है लाइन प्रिंट टर्मिनल, जो कि एक बड़ी साइज का पोर्ट होता है जिसे पैरेलल पोर्ट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पैरेलल पोर्ट LPT पोर्ट को कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑपरेटर का उपयोग MS एक्सेल में नॉट इक्वल टू के रूप में किया जाता है? निम्न में से किस ऑपरेटर का उपयोग MS एक्सेल में नॉट इक्वल टू के रूप में किया जाता है? MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटर से संबंधित है। हमें 4 ऑपरेटर दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से किस ऑपरेटर का उपयोग MS एक्सेल में नॉट इक्वल टू के रूप में किया जाता है। नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है।
जब हमें एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाना होता है, कोई फंक्शन लगाना होता है, तो हमें कई बार इक्वल की जरूरत होती है। इक्वल चेक करता है बराबर को, यहाँ पर लेस देन चेक करता है छोटी वैल्यू को, ग्रेटर देन चेक करता है बड़ी वैल्यू को, नॉट इक्वल टू होता है यह ऑपरेटर नॉट इक्वल टू। जब हम लेस देन और ग्रेटर देन को एक साथ यूज करते हैं तो यह एमएस एक्सेल में नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का वर्क करता है, मतलब बराबर नहीं है इसको चेक करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल में नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बनाने के लिए लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में उपयोग होने वाले पाउडर को क्या कहा जाता है? लेजर प्रिंटर में उपयोग होने वाले पाउडर को क्या कहा जाता है? प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है और यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेजर प्रिंटर में यूज होने वाले पाउडर को क्या कहा जाता है? प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है, और जो लेजर प्रिंटर होता है यह एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट, फास्ट स्पीड में वर्क करता है, हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है, प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करता है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर के अंदर ड्राई पाउडर यूज किया जाता है, सूखा पाउडर, जिसे कहा जाता है टोनर। टोनर, लेजर प्रिंटर में यूज होने वाले पाउडर को टोनर कहा जाता है। टोनर को कार्ट्रिज में रखा जाता है, कार्ट्रिज में स्टोर किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेजर प्रिंटर में टोनर को कहां स्टोर किया जाता है? टोनर को कार्ट्रिज में भरा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेजर प्रिंटर में उपयोग होने वाले पाउडर को टोनर कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, नोट जरूर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।